हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन द पहल क्लासेस वीएनएस के पहल क्लास के इस मंच पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर आधारित है संस्थात्मक उदारवाद, जिसे आप कह सकते हैं नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म या नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। नियोलिबरल institutionalist approach to the study of IR. See, institutionalist approach, neoliberal. When we say neoliberal, it means कि लिबरल भी है, उसको मॉडिफाई किया है नियो लिबरल ने। तो इंस्टीट्यूशनलिस्ट है, यानी इसका मतलब जो पहले का जो संस्थावाद है, संस्थात्मकता, आप याद कीजिए वुड्रो विल्सन इन इंटरवार पीरियड फ्रॉम 1919 टू 1939 उन्होंने जो उदारवाद प्रस्तुत किया था उसे आदर्शवाद कहा गया, क्योंकि वो वेस्टफेलियन वर्ल्ड आर्डर को रिप्लेस करके न्यू वर्ल्ड आर्डर इस्टेब्लिश करना चाहते थे, जो लिबरल प्रिंसिपल्स पे आधारित होना था जिसको। तो वो जो वुड्रो विल्सन का जो उदारवाद था वो क्या था, संस्थात्मक ही था। क्यों? क्योंकि वुड्रो विल्सन ने किसको प्रपोज किया था, लीग ऑफ नेशंस को। लीग ऑफ नेशंस है ना, लीग ऑफ नेशंस मतलब राष्ट्र संघ। और राष्ट्र संघ क्या था, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, है ना। तो जो लिबरल्स हैं, लिबरल्स के लिए एक इंस्टीट्यूशन का मतलब हो सकता है इंस्टीट्यूशन का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन, और सेट ऑफ रूल्स को आप रिजीम भी कहते हैं। रिजीम की हिंदी होती है शासन प्रणाली। कैसी शासन प्रणाली होती है, नियमों का सेट है, समुच्चय। तो आप देखिए, इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच है ये, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच या रिजीम अप्रोच नहीं है। वो कैसा है, इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनाइजेशन और रिजीम से व्यापक है। इसी वजह से जैसे आप जब फाइनेंस कहते हैं, फाइनेंस यानी वित्त, इस वित्त में आप दो कंपोनेंट देखते हैं, एक है मनी का और दूसरा है कैपिटल का, है ना। ये पूंजी और ये मुद्रा और ये वित्त है। तो इसका मतलब है कि फाइनेंस क्या है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, मनी और कैपिटल से। आप IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नॉट इंटरनेशनल कैपिटल फंड। मनी के कॉन्सेप्ट, मॉनेटरी का कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पे मुझे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। से इंस्टीट्यूशंस यानी संस्था। तो जो लिबरल्स चाहे वो वुड्रो विल्सन का क्लासिकल लिबरलिज्म हो या फिर नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट हो, नौ उदारवादी संस्थावादी हैं। उनके लिए संस्था का मतलब क्या होता है, संस्था का अर्थ एक संगठन भी हो सकता है और नियमों पर आधारित एक व्यवस्था भी हो सकती है, जिसे रिजीम कहा गया है। ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वो एक वैश्विक संस्था भी हो सकती है जिसकी ग्लोबल मेंबरशिप हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल मेंबरशिप की, UN है ना, यूनाइटेड नेशंस। और भी हो सकते हैं, और भी जैसे नेटो है ना, वार्सा पैक्ट, ये भी क्या है, संगठन है।
यूरोपीय यूनियन, ये आप देखिए यूएन जो है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसकी मेंबरशिप क्या है, यूनिवर्सल है। और नेटो, वार्सा पैक्ट रीजनल है क्योंकि इनकी मेंबरशिप एक क्षेत्र विशेष तक सीमित है। यूरोपीय यूनियन, सी सार्क, आसियान, व्हाट रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये। और इसमें और भी चीज़ें हैं, आप ब्रेटन वुड सिस्टम ले लेंगे तो ब्रेटन वुड सिस्टम आप समझिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये भी ऑर्गेनाइजेशन है। या फिर डब्ल्यूटीओ, ये भी ऑर्गेनाइजेशंस है। लेकिन जो ब्रेटन वुड जो ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम जिसको कहते हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या फिर डब्ल्यूटीओ, ये ऑर्गेनाइजेशन की अपेक्षा रिजीम ज़्यादा है, इंटरनेशनल रिजीम्स हैं। ये रिजीम्स का एक फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, अपीयरेंस उसका फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, जैसे डब्ल्यूटीओ एक स्पेसिफिक फील्ड में, एक विशिष्ट क्षेत्र में, किसमें, व्यापार के क्षेत्र में, उस व्यापार को रेगुलेट करने के लिए क्या है, डब्ल्यूटीओ है। तो रिजीम जो स्पेसिफिक इश्यूज़ को कवर करने के लिए आते हैं। और यूएन क्या है, यूएन जनरल इश्यूज़ को लेकर के चलता है, एक साझा जो उद्देश्य है ना उसका, उसमें एक कोई स्पेसिफिक इश्यूज नहीं है, देयर आर मेनी इश्यूज इन्वॉल्विंग एट द लेवल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। बट रिजीम जो बनते हैं वो स्पेसिफिक इश्यूज़ को लेकर के बनते हैं, चाहे वो शिपिंग में हो सकता है या फिर वो एविएशन में हो सकता है। एविएशन यानी जो विमानन है, आप हवाई जहाज़ के क्षेत्र में हो सकता है। शिपिंग यानी नौ परिवहन के क्षेत्र में हो सकता है, ट्रेड के क्षेत्र में हो सकता है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में हो सकता है, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में हो सकता है, टेररिज्म को टैकल करने के लिए भी रिजीम हो सकते हैं, रिजीम जो युद्धबंदी होते हैं उनको लेकर के भी हो सकते हैं। तो जो रिजीम्स होते हैं वो एकदम स्पेसिफिक होते हैं, एक खास जो है सेक्टर में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो जो रिजीम्स हैं वो फिजिकल अपीयरेंस भी हो सकता है लाइक डब्ल्यूटीओ, और नॉन फिजिकल अपीयरेंस भी हो सकता है, जैसे एनपीटी, सीटीबीटी। एनपीटी का कोई हेडक्वार्टर है, एनपीटी का कोई हेडक्वार्टर नहीं है ना, विदाउट हेडक्वार्टर यानी उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, एक वो संधि है। एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार एक स्पेसिफिक क्षेत्र है, उसको लेकर के है। सीटीबीटी भी वही है। आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये एजेंसी है, इसका फिजिकल अपीयरेंस है, इसका एक हेडक्वार्टर है आईएईए का। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। तो जो रिजीम्स है उसका फिजिकल अपीयरेंस भी हो सकता है और उसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं भी हो सकता है। संस्था का मतलब यानी संगठन हो गया। अच्छा, जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर मीनिंग भी होता है, कहते हैं कि डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका। आपको किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है तो उसमें कई ग्रुप होंगे। तो आप जैसे यूएन को देखिए, यूएन को मेंटेन करना है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है, सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर है। लेकिन उसके जो अदर्स 5 ऑर्गन्स हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जैसे जनरल असेंबली, महासभा, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है कि नहीं। इसमें क्या हो रहा है, डिवीज़न ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही होता है कि आपको एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करना है, कार्यों का आपको डिवीज़न करना है। और डिवीज़न कैसा हो, कोहेरेंट हो, उसमें सुसंगतता हो ना, इनकंसिस्टेंसी ना हो, ये चीज़ें हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन मतलब मकसद ये हुआ, मेन मीनिंग जो इसकी होती है। और दूसरा चीज़ रिजिम्स है, अभी बताया। तीसरी चीज़ होता है जैसे यूजेस एंड कस्टम्स, प्रथाएं और रूढ़ियाँ। विवाह भी एक इंस्टीट्यूशन है, मैरिज सिस्टम जिसको कहते हैं ना, ये भी इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशंस हर क्षेत्र में हो सकते हैं, पहले ही बताया कि इंस्टीट्यूशन एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, वो हर चीज़ इन्वॉल्व करता है। तो उसमें संगठन भी हो जाएंगे, रिजिम भी हो जाएंगे, कस्टम्स एंड यूजेस भी हो जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस। तो अभी लिबरल न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच है। इस अप्रोच में आने से पहले
अच्छा एक चीज़ आप बताइए, इंस्टीट्यूशन का मतलब समझ में आया? संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, रिजिम, प्रदिम, समझ में आ रहा है? इसको और बेहतर तरीके से बताएं रिजिम को। चलो ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं स्टीफन क्राजनर, इंटरनेशनल रिजिम की बात हो रही है। रिजिम, स्टीफन क्राजनर defines regime, international regime as set of implicit or explicit principles, norms, rules and decision making procedure. Procedure around which actors' expectations converge into set of principles, norms, rules and decision making procedure. चार कॉन्सेप्ट हैं इसमें, 4 एलिमेंट हैं। रिजिम्स, इंटरनेशनल रिजिम्स, प्रिंसिपल, नॉर्म्स, रूल्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर, 4 कंपोनेंट हैं। और कंपोनेंट कैसे हैं? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब अप्रत्यक्ष, अप्रकट। एक्सप्लिसिट का मतलब प्रकट, प्रत्यक्ष। अभी बताया ना कि कोई रिजीम है, वो उसका फिजिकल अपीयरेंस भी हो सकता है, भौतिक रूप से वो दिख भी सकती है। जैसे WTO है, व्यापार के इकोनॉमिक के फील्ड में WTO दिखता है। एक्सप्लिसिट, अप्रत्यक्ष रूप से वो दिखता नहीं है, लेकिन उसका भी एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है। NPT, CTBT एटसेट्रा है कि नहीं है? जैसे और भी है, लॉज ऑन सी कॉन्फ्रेंसेस अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जो समुद्री सम्मेलन होते हैं उसको लेकर के नियम होते हैं, और ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो विभिन्न राज्य क्या है, जैसे समुद्र में एक अभी समय बना कि 12 समुद्री मील है उसकी सीमा, 12 नॉटिकल माइल्स। तो ये निर्धारित कर दिया गया है एक अभिसमय, एक रिजीम बना करके। अगर आप सोचिए अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता? जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो पूरे समुद्र में क्लेम करते, फिर छोटे स्टेट, जो छोटे राज्य हैं, फिर उनके लिए तो समुद्र में कोई स्पेस ही नहीं बचता। देखिए सहयोग को बढ़ावा मिल रहा है ना, तो रिजिम्स क्या है, सबके लिए फ़ायदेमंद है, फ़ायदे की बात है रिजिम का होना। तो ये बात कहा जा रहा है कि सेट ऑफ इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट प्रिंसिपल, नॉर्म्स, रूल्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर अराउंड विच एक्टर्स एक्सपेक्टेशंस, जो करता है उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं कहाँ पर कन्वर्ज होती हैं, यानी आकर के मिलती हैं। इन अ गिवन इश्यू एरिया, एक इश्यू एरिया है स्पेसिफिक, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो सकता है, चाहे एनवायरनमेंट से होता है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के हो, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर के हो, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स के कंट्रोल को लेकर के हो। इश्यू एरिया, कोई एक इश्यूज, कोई एक मुद्दा, उस पर जो है एक्टर्स के एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, कन्वर्ज करते हैं। ये है सेंस रिजीम का। आप हिंदी में इसको कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रिजीम एक प्रकार का समुच्चय है।
अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष सिद्धांत का वैल्यूज, नॉर्म्स का, नियमों का, और डिसीजन निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का, जिसके इर्द गिर्द जो एक्टर हैं उनकी अपेक्षाएं कन्वर्ज होती हैं, मिलती हैं एक विशेष मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो एक विशेष मुद्दा होता है उन मुद्दों पर। आप ऐसे ही समझने के लिए है। स्टीफन क्राजनर, इनकी पुस्तक आई थी 1983 में। उस पुस्तक का नाम ही था इंटरनेशनल रिजीम। स्टीफन क्राजनर। एक एक करके भी थोड़ा सा देखते हैं प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है। प्रिंसिपल का एक हिंदी सिद्धांत होता है ना, ये थियरी वाला सिद्धांत नहीं है, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब होता है सेट ऑफ बिलीफ्स, या आप कह सकते हैं बिलीफ्स ऑफ फैक्ट्स, यानी कुछ तथ्य होते हैं जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। जैसे कि स्लेवरी, दास्ता के पर आपका विश्वास नहीं आता। दास्ता अरस्तु के समय में विश्वास की चीज़ थी, प्रिंसिपल था, वो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल था कि यह स्लेवरी इज बेनिफिशियल। लेकिन आज ये क्या है, एक्सेप्टेड फैक्ट्स नहीं है स्लेवरी, दास्ता। तो यानी पहले तो कुछ बिलीफ होने चाहिए। रिजिम कैसे गठन होगा उसका, रिजिम का निर्माण कैसे होता है, पहले कुछ बिलीफ होना चाहिए रिजिम के गठन के लिए। और बिलीफ कि किसी भी रिजिम का फाउंडेशनल पार्ट होता है, उसके ऊपर ही कोई भी रिजिम होता है बेस्ड होता है। बिलीफ ऑफ सेट्स। दूसरी चीज़ है नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इन टर्म ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। मानकों, व्यवहार का मानक होता है नॉर्म्स, जिसको कहते हैं किसमें, राइट्स यानी अधिकार और कर्तव्य के रूप में। जो व्यवहार का मानक होता है किस रूप में होते हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के रूप में। यदि आपके पास, जब तक आपके पास प्रिंसिपल नहीं होगा तब तक नॉर्म्स भी नहीं निकलेगा। नॉर्म्स निकलते ही हैं प्रिंसिपल से। यदि मान लीजिए कि आपने एक प्रिंसिपल बनाया, जैसे बिहार सरकार ने एक सिद्धांत बनाया कि ठीक है शराबबंदी हम करेंगे, एक्सेप्टेड जो है बिलीफ हो गया कि ठीक है शराबबंदी होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, व्यवहार के कुछ मानक भी बनेंगे ना, कि यदि कोई शराब पी रहा है या शराब नहीं पी रहा है तो वो व्यवहार के कुछ मानक होने चाहिए। किसी लोगों के अधिकार होंगे, उनके कुछ उत्तरदायित्व होंगे। और तीसरा चीज़ है रूल्स। स्पेसिफिक, इसको बोलते हैं रूल्स है स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन और प्रोस्क्रिप्शन फॉर एक्शन। आप इसे कह सकते हैं रूल्स। स्पेसिफिक यानी इस पर जो है, स्पेसिफिक का मतलब होता है एकदम विशिष्ट। प्रिस्क्रिप्शन यानी नुस्खा, क्या लेना है, क्या करना है। प्रोस्क्रिप्शन का मतलब क्या नहीं करना है, एक्शन के लिए, कार्रवाई के लिए। रूल्स क्या होते हैं, नियम ही होते हैं ना। नियम बताता है कि आपको क्या करना है और नियम ही कहेगा कि क्या नहीं करना है। एक्शन यानी करना है ना, एक्शन के भाव में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि आप रूल्स को तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, यू विल बी पनिश्ड। यदि आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो वन डे यू विल गेट अवार्डेड, है ना, सरकार के द्वारा आप क्या करेंगे, सम्मानित किए जाएंगे। अदरवाइज यू विल बी गेट पनिश्ड, दंडित किए जाएंगे। रूल्स, जब रूल्स किस लिए होते हैं, रूल्स प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स को
इम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं, बनते हैं। प्रिंसिपल और नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको लागू करने के लिए ही रूल्स बनते हैं। चौथी चीज़ है डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर। ये क्या है? प्रिवेलिंग एक्शंस होते हैं। प्रिवेलिंग आप कह सकते हैं कि प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, किसके लिए? फॉर मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑल दीज थिंग्स, फॉर मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कलेक्टिव चॉइस। आप जैसे आप ग्रुप लोग मिल करके एक रिजिम का निर्माण करना चाहते हैं, तो सभी लोगों की इच्छा कैसी इच्छा कहलाएगी? सामूहिक इच्छा कहलाएगी, कलेक्टिव चॉइस कहलाएगी ना, कलेक्टिव पसंद। तो वो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर क्या करता है? एक प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस होती है, प्रचलित जो व्यवहार होता है, प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस फॉर मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कलेक्टिव चॉइस। जो कलेक्टिव चॉइस है उसको बनाने में और उसको लागू करने के लिए क्या होता है? डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर होता है। तो ये 4 कंपोनेंट है जिससे मिलकर के क्या बनता है? रिजिम बनता है। और यदि ये रिजिम इंटरनेशनल रिलेशन के क्षेत्र में हो तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल रिजिम हो जाएगा। तो ये कोई भी स्थिर नहीं है, नॉट कोई भी स्टैटिक नहीं है। ऑल कंपोनेंट आर डायनेमिक, बदलते रहते हैं। बताया ना अभी कि स्लेवरी अरस्तु के समय में एक्सेप्टेड था, आज के समय में एक्सेप्टेड नहीं है। प्रिंसिपल स्लेवरी का प्रिंसिपल नहीं है। तो जब यदि एक्सेप्टेड नहीं है, स्लेवरी एक्सेप्टेड नहीं है, तो फिर आपको नॉर्म्स की, रूल्स की, डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि एनवायरनमेंट के क्षेत्र में रिजीम होना चाहिए, क्यों एनवायरनमेंट? क्योंकि आपको पता है कि एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, पर्यावरण सुरक्षा की प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, तो इसको टैकल करने के लिए एक रिजीम होना चाहिए। यानी आप कुछ चीज़ों पर आप विश्वास कर रहे हैं, तो अब जब विश्वास होगा तो फिर नॉर्म्स बनेंगे, रूल्स बनेंगे और डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर चलेगा। इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए इन कॉन्सेप्ट को लेकर के। जैसे एनपीटी एक रिजीम है, एक कब आई थी? 1968 में रेक्टिफाइड हुई थी एनपीटी। इसमें 1 जनवरी 1967 एक डेट दिया गया था ना, कि इसके पहले तक जो भी परमाणु परीक्षण कर चुके हैं वो परमाणु शक्ति संपन्न कहलाएंगे। है कि नहीं है? 1 जनवरी 1967 यानी 31 दिसंबर 1966 तक जिसने भी टेस्ट कर लिया है न्यूक्लियर टेस्ट, वो परमाणु शक्ति संपन्न कहलाएंगे। और एनपीटी उनको छोड़ करके बाकी सब पे लागू होगी। भारत का विरोध तो यही है कि आप अपने से एक जो डेट आप फिक्स किया है, कट ऑफ डेट, ये तो मनमाना है। आप पहले से सब 5 लोग मिल करके पहले अपना टेस्ट कर लिए, उसके बाद जो छूट गए उनको आप मानते ही नहीं हैं। तो ये नॉर्म्स क्या है? खैर चलिए वापस आते हैं। प्रिंसिपल क्या है एनपीटी का? कि जो परमाणु बम है वो नहीं बनने चाहिए, है ना? यही तो है ना प्रिंसिपल। लेकिन आप नॉर्म्स देखिए, नॉर्म्स के स्तर पे क्या है? इनकंसिस्टेंसी है। क्यों? ये डेट डिक्लेरेशन की वजह से। व्यवहार में कई देश जो है इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, परमाणु परीक्षण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसके बाद देखिए 68 के बाद किए ना देश परमाणु परीक्षण। इंडिया ने किया, इजराइल ने किया, ईरान ने किया, पाकिस्तान ने किया, देयर आर मेनी, नॉर्थ कोरिया ने किया। तो अब देखिए प्रिंसिपल तो है कि नहीं होने चाहिए, लेकिन नॉर्म्स के स्तर पे क्या इनकंसिस्टेंसी है। तो ऐसे ऑल 4 कॉन्सेप्ट्स आर डायनेमिक। जो 4 कंपोनेंट है वो डायनेमिक हैं, स्टैटिक नहीं है। और आप ध्यान दीजिए, यदि प्रिंसिपल और नॉर्म्स में चेंज होगा, यदि प्रिंसिपल और नॉर्म्स बदलेंगे तो उसे बोला जाएगा चेंज ऑफ रिजीम। इसमें यदि बदलाव होते हैं प्रिंसिपल और नॉर्म्स में, प्रिंसिपल और नॉर्म्स में यदि चेंज होगा तो इसको बोलेंगे चेंज ऑफ रिजीम। क्या बोलेंगे? रिजीम ही बदल गई। लेकिन यदि रूल्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में चेंजेज आ रहा है, इसमें बदलाव के बिना, ये सेम है, ये नहीं बदल रहे हैं लेकिन ये बदल जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे
चेंज विद इन रिजीम, चेंज विद इन रिजीम, यानी रिजीम के भीतर क्या है, परिवर्तन हो रहा है। आप देखिए जो रिफ्यूजीज को लेकर के रिजीम है उसका प्रिंसिपल और नॉर्म्स कभी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आप देखें रिफ्यूजीज को लेकर जितने भी रिजीम बने हैं इंटरनेशनल रिजीम, उसमें क्या है, वो चेंज विद इन रिजीम है। कभी रूल्स को लेकर के चेंजेज हुए हैं तो कभी डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर को लेकर, यानी इसमें कौन से एक्टर इन्वॉल्व होंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में कौन से एक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना, इसको लेकर के। तो रूल्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर को लेकर के चेंजेस देखते हैं। तो आप देखिए जो रिफ्यूजीज को लेकर के, रिफ्यूजीज एरिया को रेगुलेट करने के लिए जो रिजीम बने हैं उनमें आप देखेंगे चेंज विद इन रिजीम होता है। रिजीम बनते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, रिजीम्स ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, उनको रूपांतरित किया जा सकता है, रिजीम्स कोलैप्स भी करते हैं और रिजीम्स डाई भी करते हैं। बट इंटरनेशनल रिलेशन में रिजीम का अस्तित्व कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अगर एक रिजीम डाई कर गया, कोलैप्स कर गया, तो दूसरे रिजीम, इंटरनेशनल रिलेशन की कल्पना आप बिना रिजीम के कर ही नहीं सकते। कोई न कोई रिजीम हमेशा अस्तित्व में रहेगा। एक चीज और है इसमें, बड़े मजेदार जो स्कॉलर हैं स्टीफन क्राजनर, देखिए रिजीम कौन बनाता है, रिजीम किसके इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, क्या वो स्मॉल स्टेट के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, मीडियम स्टेट या मीडियम पावर, या सुपर पावर के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। सुपर पावर लाइक यूएसए एंड यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ, किसके इंटरेस्ट को रिजीम सर्व करते हैं, बनते कब हैं। तो इस, और एक चीज़ और है, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट समझ रहे हैं ना, हित, मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना हिंदी समझ में आ रहा होगा। इंटरेस्ट, पावर, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को इसकी हिंदी भी पता होगी, ठीक है। हाँ, तो आप ये इंटरेस्ट और पावर, इसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट का मतलब, सॉरी डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, लिख देता हूँ किसी को प्रॉब्लम न हो, ठीक है। स्वतंत्र चर, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो इसका मतलब है कि कोई डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, उसके ऊपर निर्भर होगा, तो उसको बोलते हैं बिहेवियर। बिहेवियर या आउटकम। आउटकम का मतलब परिणाम। ये क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। निर्भर चर, निर्भर है यानी किसी न किसी के ऊपर निर्भर है। जैसे कारण और कार्य, कॉज एंड इफेक्ट। सूर्य उदित होता है तो दिन होता है, दिन का होना किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, सूर्य के उदय होने पर। सूर्य अस्त होगा तो अंधेरा होगा, अंधेरा का होना किसके ऊपर निर्भर करता है ना। तो ऐसे यानी एक जो है कॉज है, दूसरा क्या है उसका इफेक्ट है। तो कॉज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, कारण को, और जो कार्य हो रहा है, जो इफेक्ट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। और उसके बीच में एक होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल, उसको भी जानिए। यानी कि जैसे कोई इंटरेस्ट है, कोई पावर है, अगर कहीं पे लगेगा तो कोई परिणाम निकालेगा ना, वो उसका कुछ न कुछ तो परिणाम निकल के आएगा, उसी की बात। अभी इसको समझते हैं। एक होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग का मतलब क्या होता है, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती चर। मध्यवर्ती चर का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये है ना, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, तो ये क्या है,
इंटरवेनिंग वेरिएबल होगा बीच वाला, ए बी सी, ए और सी के बीच का है ये बी। इफ ए हैपन देन बी हैपन देन सी हैपन, सी बीच का है। बात समझ में आई? जैसे यदि मधुलिका खुश होती है तो मूवी देखती है, मूवी का देखा जाना मधुलिका के खुश होने पर निर्भर करता है। या मधुलिका जब रोती है या मधुलिका जब दुख में होती है तो वो मूवी देखती है। तो दुख में होना और मूवी देखना, दुख में होना क्या है? इंडिपेंडेंट है, और मूवी का देखा जाना उसके दुख होने पर निर्भर है। ठीक है, इफ ए हैपन देन बी हैपन, आप समझ में, कॉज एंड इफेक्ट। और यदि उल्टा करके बोले कि मधुलिका मूवी देख रही है तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? नो, रिवर्स करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मूवी का देखा जाना कई कारकों पर डिपेंड हो सकता है, लेकिन यदि ये कहा जाए, कंडीशन लगा दिया जाए कि ओनली इफ, केवल यदि वो दुखी होगी तभी मूवी देखेगी, स्ट्रांग कंडीशन, मूवी देखने का अनिवार्य शर्त बता रहा है ना कि केवल मधुलिका जब दुखी होगी तभी वो मूवी देखती है। तो केवल यदि है तो इसका मतलब है कि मूवी देखने का पर्याप्त कारण है ना। तो अब ये नहीं होगा कि मूवी देख रही तो इसका मतलब ओनली इफ लगा है, केवल यदि लगा है तब तो उल्टा हो जाएगा। लेकिन यदि सिर्फ इफ लगा है, पर्याप्त कारण नहीं है, एक कारण है मूवी देखने का, तो उसका उल्टा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। इफ़ ए हैपन देन बी हैपन, उसमें हम नहीं जा रहे, वापस आते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स पे। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल यानी मध्यवर्ती चर। मध्यवर्ती चर कुछ जो विद्वान हैं वो बोलते हैं कि जो हमारा रिजीम है, इंटरनेशनल रिजीम है, वो क्या है? इंटरवेनिंग वेरिएबल है। अब इसको समझते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, इन तीनों को लेकर के समझते हैं। तीन पर्सपेक्टिव हैं। थ्री पर्सपेक्टिव। पहला है स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हुआ? संरचना, बताया था संरचना इंटरनेशनल रिलेशन में है ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एनआर का स्ट्रक्चर कैसा है? एनार्किकल है। स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव उसके दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पे क्राइजनर है। क्राइजनर जो है चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं इस लेवल पे, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव पे क्राइजनर, स्टीफन क्राइजनर चीज़ों को जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, शीत युद्ध के दौर में बाइपोलरिटी थी ना, बाइपोलरिटी थी, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी। एक सुपर पावर यूएसए था, दूसरा सुपर पावर यूएसएसआर था। दोनों के बीच में क्या था? शक्ति संतुलन था, बैलेंस ऑफ पावर, नेटो और वार्सा पैक्ट, और दोनों परमाणु शक्ति संपन्न थे। तो जो न्यूक्लियर बम था वो डेटरेंस का कार्य कर रहा था, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ टेरर। टेरर का मतलब अगर कोई भी एक देश अगर परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा तो दूसरा सुपर पावर क्या बैठा रहेगा? श्रृंगारदानी में तो सजा के रखने के लिए रखा नहीं है, वो भी उसको इस्तेमाल करेगा। तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ टेरर। उसके वजह से एक व्यवस्था कार्य कर रही थी। तो उस एनार्किकल कंडीशन में ठीक है, एक सिस्टम था, बैलेंस ऑफ पावर का मैकेनिज्म था, है ना। वो मोर फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन, वो भी देखिए इंस्टीट्यूशन है, स्टेट भी एक इंस्टीट्यूशन है, बैलेंस ऑफ पावर भी एक इंस्टीट्यूशन ही है। लेकिन जो हमारे जो लिबरल है ना, वो नियो लिबरल या लिबरल स्टेट और बैलेंस ऑफ पावर को जो है इंस्टीट्यूशन के तौर पे यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, उसको वो छोड़ देते हैं। तो आप समझिए कि वो एक व्यवस्था थी, एनार्की था। तो ऐसे में फिर क्या होगा? जो रिजीम जो है, जो ग्रेट पावर है, वो रिजीम का निर्माण करते हैं। ग्रेट पावर जो भी रिजीम बनेगा उस रिजीम का निर्माण ग्रेट पावर करेंगे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो सोवियत संघ हो। और जो ये रिजीम बनेगा, जो ये बनाएंगे रिजीम, तो किसके इंटरेस्ट को सर्व करेगा?
उन्हीं दोनों के इंटरेस्ट को सर्व करेगा। तो माना जाता है कि जो ग्रेट पावर होते हैं अपने इंटरेस्ट को एडवांस करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे सस्टेन करने के लिए रिजीम बनाते हैं। यह है एक कौन सा पर्सपेक्टिव है? स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है? एनार्किक है। तो उसमें अपने हितों की सुरक्षा करना है ना, तो अपने हितों की सुरक्षा के लिए रिजिम बनाएंगे, चाहे वो मिलिट्री एरिया ही क्यों ना हो, मिलिट्री सिक्योरिटी का ही क्यों ना हो, ठीक है, वहाँ पे। दूसरा है मॉडिफाइड स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? किहोन यहाँ पे हैं, रॉबर्ट किहोन। मॉडिफाइड मतलब संशोधित हुआ। मॉडिफाइड स्ट्रक्चरल समझ रहे हैं, पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण। मॉडिफाइड जैसे आपने ऑब्जर्व किया जौनपुर में हंस को लेकर के, तो आपको सभी हंस सफ़ेद दिखे। आप इसी तरह पूरे पूर्वांचल में देखा, हंस आपको सफ़ेद दिखे। आपने पूरा दिल्ली एनसीआर चले गए, बिहार चले गए, पूरे भारत में, पूरे साउथ एशिया घूम आए, हर देशों में चले गए, 8 देशों में आपको हंस सफ़ेद दिखा। तो आपने एक थियरी बिल्डअप किया है कि हंस सफ़ेद होते हैं, सभी हंस सफ़ेद होते हैं। कुछ सालों के बाद, 10 साल 20 साल बाद, आप थोड़े से आपका ऑब्जर्वेशन और परिष्कृत हुआ, एकाक काला हंस दिख जाए। काला हंस मतलब वो हंस की ही तरह सब कुछ उसका मिलता जुलता, बस उसका कलर चेंज हो गया। तो अब क्या करेंगे? आप अपनी थियरी को मॉडिफाई करेंगे उसको। तो अब ये नहीं कहेंगे कि सभी हंस सफ़ेद होते हैं, आप फिर कहेंगे कुछ हंस सफ़ेद होते हैं। कुछ हंस सफ़ेद होते हैं, इसका मतलब है कि कुछ हंस काले भी हैं। कुछ नेता भ्रष्ट हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ नेता भ्रष्ट हैं, का मतलब उसमें यह बात भी आप कह रहे हैं पीछे से कि कुछ नेता ईमानदार भी हैं। अब ये मतलब नहीं है कि हम कह रहे हैं कि कुछ नेता ईमानदार हैं, तो इसका मतलब हम उसमें और भी बात, आधी भी बात शामिल है कि कुछ उसमें भ्रष्ट भी होंगे, है ना, ठीक है। तो मॉडिफाइड स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव, तो मॉडिफाइड स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव किहोन लेके आते हैं। तो किहोन कहते हैं कि जो मिलिट्री सिक्योरिटी का इश्यू है, स्पेसिफिक एरिया या जहाँ पे जीरो सम गेम वाली स्थिति है, वहाँ पे रिजिम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जीरो सम गेम, एक बार बताया था आप लोगों को, जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब ए को जितना लाभ है बी को उतना ही हानि है, और दोनों का योग करेंगे तो क्या आएगा? 0। यदि ए को 100 रुपये का लाभ हो रहा है, एक प्रतियोगिता चल रही है 100 रुपये पुरस्कार का, तो ए यदि विजेता हो गया तो पूरा का पूरा पुरस्कार 100 रुपये का ए को मिल जाएगा, और बी क्या करेगा? हार जाएगा। कुश्ती, दंगल क्या होता है? यही होता है ना, जो पहलवान जीतता है वो पूरा पुरस्कार ले जाता है, और जो हारता है उसको कुछ नहीं मिलता है। तो जो जीता वो प्लस हो गया, जो हारा वो माइनस हो गया, तो दोनों को जोड़ करेंगे तो क्या होगा? जीरो सम गेम। तो जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है वहाँ पे भी रिजिम एग्जिस्ट नहीं करते। कौन कह रहा है? किहोन। और जहाँ पे मिलिट्री सिक्योरिटी का इश्यूज़ है, जहाँ पे कोई भी पावर नेगोशिएट करने या कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति में नहीं होते हैं अपने सिक्योरिटी को लेकर के, हार्डकोर जो पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं सिक्योरिटी को लेकर के, वहाँ भी रिजिम का गठन करना मुश्किल है। लेकिन जहाँ पे स्थिति नॉन जीरो सम गेम की हो, नॉन जीरो सम गेम यानी कोई क्लियर विनर नहीं और कोई क्लियर लूज़र नहीं, है ना, कोई क्लियर विनर नहीं, कोई क्लियर लूज़र नहीं है, सबको कुछ न कुछ लाभ हो रहा है। लाभ सबको हो रहा है, किसी को ज़्यादा हो सकता है, किसी को कम हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? रिजिम का गठन पॉसिबल है। तो अब जरा देखिए, नॉन जीरो सम गेम वाली स्थिति में क्या होगी? तो रिजिम किसके इंटरेस्ट को सर्व करेगा? सबके इंटरेस्ट को सर्व करेगा। तो इसमें पावर और इंटरेस्ट आउटकम क्या निकाल के ला रहे हैं? पॉजिटिव आउटकम निकाल के ला रहे हैं ना, पॉजिटिव सबके लिए आउटकम, वो परिणाम सबके लिए फलदायी है। और इसमें
जो रिजिम बनाएगा, जो ग्रेट पावर, उसी को फायदा पहुंचाएगा। परिणाम सबके लिए समान नहीं है, बट इसमें क्या है, परिणाम सबके लिए समान है। आ रहा है ना। अच्छा, एक और पर्सपेक्टिव है, ऊपर लिखते हैं इसको, थर्ड। ग्रोसियन पर्सपेक्टिव। ग्रोसियन, इसमें आप देखेंगे ओरन एंग, एक यंग है ना, या माइकल एंग, एक विचारक हैं, उनका पर्सपेक्टिव है ये। इसमें ये माना जाता है कि रिजिम्स आर एवरीवेयर, रिजिम्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। पार्ट एंड पार्सल का मतलब अभिन्न अंग, जैसे आंख हमारे बॉडी का क्या है, अभिन्न अंग है, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। अभिन्न हिस्सा, पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंटरनेशनल रिलीजन्स। इवन आप जो युद्ध जैसी, जहाँ पे युद्ध जैसे हालात होते हैं, वहाँ पे भी देखिए जो प्रिजनर्स होते हैं, युद्ध बंदी, वहाँ भी रिजिम काम करते हैं। आप इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसका जो एरेना है, उसमें आप देखिए क्या है, जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिजिम है, वियना कन्वेंशन। रिजिम्स आर एवरीवेयर, कोई भी इशू होगा, आप कोई ना कोई रिजिम होगा। आप कोई भी इशू की बात करिए, चाहे एनवायरनमेंट को लेकर के देख लीजिए, कॉप सीरीज के कॉप 21, 22, 23, क्योटो प्रोटोकॉल। टेररिज्म को लेकर के अभी बना नहीं है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएन में जाते हैं तो कहते हैं ना कि यूएन वैश्विक संस्था क्या करे, आतंकवाद को परिभाषित करे। यानी अभी उसकी तो परिभाषा ही नहीं हुई है, तो फिर उसको लेकर के अभी रिजिम नहीं बना है। यानी वो एक्सेप्टेड बिलीफ अभी नहीं बना है कि यस पर्यावरण एक प्रॉब्लम है। जैसे एक्सेप्टेड बिलीफ था कि महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है तो उनके प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए रिजिम चाहिए। चाइल्ड अब्यूज़ को रोकने के लिए, जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है उसको रोकने के लिए रिजिम बना। शरणार्थी जो दूसरे देशों में शरण लेते हैं, अमानवीय कंडीशन में जब जीने को अभिशप्त होते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन को लेकर के रिजिम बने। तो कह रहे हैं कि रिजिम्स आर एवरीवेयर, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं कि जहाँ रिजिम्स नहीं है। आप रिजिम्स के बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कल्पना ही नहीं कर सकते। और रिजिम्स क्या है, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर को बताते हैं, एक्सपोज करते हैं। यानी इंटरनेशनल रिलेशन का एक पैटर्न है। उस पैटर्न को यदि आपने डिकोड कर लिया तो फिर आप एक्सपेक्टेड बिहेवियर भी समझ जाएंगे। यानी एक्सपेक्टेड, यानी अब अगली किस तरह की राजनीति करेंगे, आउटकम कैसा होगा, पहले से ही अनुमान लगा लेंगे आउटकम को। यदि आप MTCR है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, यानी कि जो परमाणु अस्त्र है उनका प्रसार न होने पाए उसको नियंत्रित करने के लिए क्या है, MTCR है। या NSG है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स हैं। तो अब मान लीजिए चले NSG को ही ले लीजिए। NSG के जो भी मेंबर हैं, आप NSG जो रिजीम है आप उसका अध्ययन कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर आप देखेंगे कि वो एक पैटर्न आप बिहेवियर बना रहे हैं कि यानी जो NSG में शामिल हैं उनके व्यवहार कैसा होगा, तो अब वो किस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे। आप पहले से ही, अब यदि मान लीजिए इंडिया अभी NSG का मेंबर नहीं है, लेकिन NSG के 2 मेंबर यदि जा रहे हैं बातचीत करने, निगोशिएट करने जा रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि परिणाम क्या आने वाला है। WTO की जो वार्ताएं होती हैं उसमें पहले से ही परिणाम पता चल जाते हैं कि विकासशील देश अपने हितों को लेकर के मुखर होंगे और जो डेवलप्ड देश हैं वो अपने हितों को लेकर के मुखर होंगे। तो जो राउंड निगोशिएशन होते हैं, टेबल निगोशिएशन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होते। चाहे वो दोहा राउंड हो, चाहे उसके बाद का आप सिएटल राउंड है, कोई भी देखिए 2001 के बाद से खास तौर से जितने भी WTO की वार्ताएं हुई हैं, राउंड वार्ताएं, उस सब के सब क्या हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर पहले से ये आप जो है अनुमानित कर लेंगे कि यस क्या आउटकम निकल करके आने वाला है। फ्रॉम ग्रोसियस पर्सपेक्टिव, regimes are pervasive, universal, each and everywhere you can see the regimes, existence of regimes। समझ में है।
कुछ के लिए रिजीम्स क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल हैं, खास तौर से जो नियो लिबरल्स हैं। कुछ के लिए जो रिजीम है वो इंटरवेनिंग वेरिएबल नहीं है, और कुछ के लिए रिजीम क्या है, परवैसिव है, एवरीवेयर है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए इसमें, रिजीम में लास्ट कुछ बातें हैं और वो भी जानना बेहद ज़रूरी है। 5 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल या रिजीम ही कहिए, रिजीम के फॉर्मेशन के लिए, क्रिएशन के लिए 5 कंपोनेंट या एलिमेंट जरूरी होते हैं। पहला है इंटरेस्ट, दूसरा है पावर, तीसरा है नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल, एंड चौथा है कस्टम एंड यूजेज, पांचवा है नॉलेज। इंटरेस्ट की हिंदी बताइए, हित, राइट। पावर, राइट। नॉर्म्स, प्रिंसिपल, कस्टम एंड यूजेज, प्रथाएं और रूढ़ियाँ, नॉलेज। हाँ, अब आप समझिए, इंटरेस्ट यानी रिजीम का जो फॉर्मेशन होगा वो किसी न किसी के इंटरेस्ट को बढ़ाने वाला होगा। अगर इंटरेस्ट नहीं है किसी भी देश का, कि किसी बिलीफ में किसी चीज़ को लेकर के उनको भरोसा नहीं है, उनको नहीं लगता कि हमें सहयोग करने की ज़रूरत है, तो फिर वो आगे ही नहीं आएंगे। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, हाँ, एक स्पेसिफिक इश्यू एरिया है जहाँ पे सहयोग नितांत जरूरी है, तो उसमें और ये लगे कि नहीं, हाँ, उसमें सबका हित सुनिश्चित होगा, सबके इंटरेस्ट को सर्व किया जाएगा, तो फिर जो है रिजीम का फॉर्मेशन संभव होगा। दूसरा चीज़ है पावर। रिजीम को क्रिएट करने के लिए पावर चाहिए और उसे टिकाए रखने के लिए भी पावर चाहिए। जैसे एक हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थियरी है, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थियरी। हेजेमोनिक का मतलब क्या हुआ, वर्चस्व, प्रभुत्व। स्टेबिलिटी स्थिरता, और थियरी सिद्धांत, यानी जो है स्थिरता का जो प्रभुत्ववादी सिद्धांत है, खासतौर से नियो रियलिस्ट, इसमें रॉबर्ट गिल्पिन आते हैं ये लोग। ये हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थियरी कहते हैं कि ओनली पावरफुल स्टेट कैन क्रिएट एंड सस्टेन इंटरनेशनल रिजीम्स। पावरफुल होने का मतलब, सॉरी, पावरफुल नहीं, हेजेमोन, ओनली हेजेमोन स्टेट्स क्रिएट एंड सस्टेन रिजीम। हेजेमोन कब कहलाएगा, कोई भी देश, कोई भी पावर हेजेमोन कब कहलाएगा, 2 क्षेत्र में, खासतौर से जब वो मिलिटरली काफ़ी स्ट्रांग हो और इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रांग हो। जो जोसेफ नाई है, जोसेफ नाई का 3 डायमेंशनल चेस बोर्ड मॉडल, 3 डायमेंशन में फर्स्ट मिलिट्री सेंस, सेकंड इकोनॉमिक सेंस एंड थर्ड सोशल सेंस। तो यहाँ दो डायमेंशन की बात हो रही है, मिलिटरली और इकोनॉमिक। यानी हेजेमोन कहलाने के लिए ज़रूरी है कि जो सैन्य दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, बाकी जो दुनिया भर में जितने भी देश हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। और साथ ही साथ सिर्फ पावर होने से आप पावरफुल नहीं कहलाएंगे, पावर को एक्सरसाइज करने का आपके पास विलिंगनेस भी हो, इच्छा भी हो। यानी आप इकोनॉमिक पावर हैं, आप मिलिट्री पावर हैं, इतना होने भर से जो है इंडिया को कोई सुपर पावर कहता है, क्योंकि भारत ने तो कभी इच्छा ही नहीं जताया है कि यस हम अपने पावर को एक्सरसाइज भी करेंगे। बट यूएसए, चाइना, रसिया, है ना, ये पावरफुल कहलाते हैं। यूएसए तो हेजेमोन कहलाता है, क्यों? क्योंकि दुनिया भर में वो अपने पावर को एक्सरसाइज करने की क्षमता रखता है, विलिंगनेस है,
इच्छा रखता है। तो अगर रिजीम का फॉर्मेशन करना है, उसे बनाना है, और यानी इंटरनेशनल जो रिलेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक रिजीम बनाना है, तो या कोई इंस्टीट्यूशन बनाना है या कोई संगठन बनाना हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उस संगठन को बनाने और उसे टिकाए रखने के लिए विलिंगनेस भी चाहिए। अगर विलिंगनेस नहीं है तो फिर आप पावरफुल नहीं कहलाएंगे, यानी आप हेजेमोन नहीं कहलाएंगे। तो हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी नियो रियलिज्म का एक स्ट्रैंड है। वो ये कहती है कि रिजीम का अस्तित्व तो तभी हो सकता है, वो तभी टिकाऊ हो सकते हैं जब हेजेमोन का उसमें इंटरेस्ट हो, और यदि हेजेमोन उसके पीछे नहीं है तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अमेरिका लीग ऑफ नेशन को प्रस्तावित तो किया, लेकिन अमेरिका उसका सदस्य नहीं बना, तो वो व्यवस्था क्या कर गई, कोलैप्स कर गई। यूएन इसलिए टिका रहा तमाम झंझावतों के बावजूद, क्योंकि अमेरिका अभी भी है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक या डब्ल्यूटीओ, ऐसी जो वैश्विक संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं आज इसलिए सफलतापूर्वक कार्य, जो भी सफलतापूर्वक आप कह सकते हैं, जो भी इनकी अचीवमेंट हैं, ये भी प्राप्त कर सके अपने अचीवमेंट को, क्योंकि उसको टिकाए रखने के लिए पावर और विलिंगनेस दोनों शो किया यूएसए ने। वापस आते हैं पावर। तो आप समझिए पावर चाहिए, और नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल। अभी नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स की चर्चा किया ना, ये भी चाहिए, ये भी होने चाहिए, तभी तो रिजीम आएगा। नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल नहीं होगा तो कोई रिजीम ही नहीं होगा। प्रिंसिपल नहीं होगा तो नॉर्म्स नहीं होगा, नॉर्म्स नहीं होगा तो रूल्स नहीं होंगे। जब नॉर्म्स और रूल्स नहीं होंगे तो फिर किसको आप लागू करेंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो रिजिम्स के क्रिएशन के लिए नॉर्म्स और प्रिंसिपल होना बेहद ज़रूरी है। चौथी चीज़ है कस्टम्स एंड यूजेज। जैसे यदि कोई हानिकारक, कोई ऐसी प्रथा जो अब कष्टकारी बन गई है ना, प्रोग्रेस में बाधा बन रही है, तो उस प्रथा को हटाने के लिए भी रिजीम आ सकता है। स्लेवरी को समाप्त करने के लिए, चाइल्ड अब्यूज़ को रोकने के लिए, वुमन को एम्पावरमेंट करने के लिए रिजीम आए कि नहीं आए। पांचवी चीज़ है नॉलेज। नॉलेज यानी कोई चीज़ का जब नॉलेज होगा तभी तो आप उसके बारे में आप सोचेंगे। जैसे ओजोन डिप्लीशन, ओजोन का क्षरण, आपको पता चला कि हाँ ओजोन का क्षरण भी हुआ है। कई समय तक तो पता ही नहीं था कि हाँ ओजोन भी कोई चीज़ होती है। जब ओजोन के बारे में पहले नॉलेज हुआ, फिर उसके बाद उसके क्षरण को लेकर के नॉलेज हुआ, तब ध्यान आया कि नहीं, हाँ उसके प्रोटेक्शन के लिए भी क्या होना चाहिए, एक रिजीम होना चाहिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है कि नहीं, रिजीम है ना। तो सोचिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, चौथा और पांचवा अपने आप में कोई रिजीम का निर्माण नहीं कर सकते। आपके पास नॉलेज है तो इतना वर्ष से रिजीम नहीं बनेगा। कस्टम और यूजेज हैं, इतने वर्ष से रिजीम नहीं बनेगा। हाँ, रिजीम बनाने के लिए ये 3 कंपोनेंट बेहद ज़रूरी हैं, और ये दोनों इन तीनों को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, उनके पूरक यानी उनके सहयोगी की भूमिका में है। आई होप सो इट्स ऑल अबाउट इंटरनेशनल रिजीम propounded by स्टीफन क्राजनर इन अ वेरी सिंपल वे। मुझे लगता है कि टाइम काफ़ी हो गया है, तो सी लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ IR। अभी ये कहानी शुरू ही नहीं हुई, राइट? अभी कहानी शुरू नहीं हुई है। अभी हम बस सिर्फ इसमें बात की, इसके कुछ कंपोनेंट कि ये इंस्टीट्यूशनलिस्ट कहलाता है, तो इंस्टीट्यूशनलिस्ट क्यों कहलाता है। पहली बात, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिजीम्स में अंतर क्या है। अभी हमारी कहानी शुरू ही नहीं है, तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम अपनी कहानी को अंजाम तक पहुंचाएंगे। आई होप सो कि आज की जो कहानी के पीछे की कथानक है, भूमिका है, वो समझ में आया होगा। तो इस उम्मीद के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।